नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र चुनाव से निकले नतीजों के बाद ऐसा लग रहा था कांग्रेस बैकफुट पर आएगी और राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल खड़े होंगे, लेकिन इस बीच दोनों ही तीखे तेवरों के साथ सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गए हैं। चुनाव नतीजों को खारिज करते हुए कांग्रेस ने दो टूक कह दिया है, चुनाव नतीजों में ईमानदारी नहीं है और हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया है कि राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा की तरह बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में शामिल बाकी दलों का भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। इस लिहाज से कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर के युग में लौटने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर विपक्ष के पास क्या विकल्प हैं? तो क्या कांग्रेस अब बैलेट पेपर को लेकर जो आंदोलन करेगी उसमें जनता का साथ मिलेगा? अगर आधे देश ईवीएम के पक्ष में है और आधा बैलेट पेपर के साथ, तो फिर नतीजा क्या होगा? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया। टीवी कौन है? चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, देवेंद्र फडणवीस के बारे में मैंने कहा वो जो राज्य में कई राज्यों का चेहरे से गायब कर महाराष्ट्र क्या होगा इसका अंदाज तो मैं नहीं बना सकता। 4 दिन हो गए, एक मुख्यमंत्री बनना है, तो क्या दिया गया है? अभी क्या क्या होगा आगे देखिए, क्या होगा मुझे बताइए, अभी देखिए क्या क्या होगा। सिग्नेचर कैंपेन की बात करें, हमारे सब राष्ट्र सिंह ताकत देने के लिए महाराष्ट्र शुरू और याद आएंगे कि हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। में सीएम पद को लेकर फडणवीस का रास्ता क्या साफ हो गया है? एकनाथ शिंदे जी जिस तरह से आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी आला कमान पर पूरी तरह से भरोसा है और हम आगे बढ़ने को तैयार हैं, बीजेपी जो फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। लेकिन कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव को मानने को तैयार नहीं है, ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है, बैलेट यात्रा निकालेगी। तो देश की दशा और दिशा राजनीति कहां जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तपोष पाल जी है, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है तपोष जी। गुलाब दुबे साहब है, नेता शिवसेना शिंदे गुट के, बहुत बहुत स्वागत है।
गणेश मुट्ठेड़ पाटिल साहब हैं एनसीपी शरद गुट के, बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु कुमार जी नेता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिमांशु जी आपके पास आना चाहेंगे। महाराष्ट्र में तो सीएम पद के लिए बीजेपी तैयार है, फडणवीस साहब का रास्ता साफ हो गया है, क्या कहेंगे? हेलो, हिमांशु जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज मिल रही है। जी हाँ, आप लोग तो नहीं मान रहे चुनाव नतीजों को, लेकिन बीजेपी सीएम बनाने जा रही है फडणवीस साहब को। तो नरेंद्र मोदी जी के आंख के तारे हैं अडानी जी, उनके लिए आवश्यक है कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार बने और इसी पर काम चल रहा है। अब एक बात बताइए ना कि 148 में से 132 सीट जीतना कैसे लग रहा है? ये लग रहा है कि कोई सार्वजनिक पर ऐसी बातें हो सकती है क्या? ये कहीं ना कहीं बनावटी है। ये महाराष्ट्र के लोग का जनादेश नहीं हो सकता है, वहां की जनता का जनादेश नहीं है, ये ईवीएम का जनादेश हो सकता है। मनसे के एक नेता के द्वारा यह बयान आया, जो उम्मीदवार थे विधानसभा चुनाव में, उनका एक बयान आपने भी देखा होगा। आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार में 4 बूथ था और हमारे बूथ पर सिर्फ 2 वोट हमको मिले। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कहीं ना कहीं ईवीएम में मैनिपुलेट किया गया है। और दूसरी बात है कि जिस तरह की बात आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री परजीवी होने की बात कांग्रेस को कर रहे थे कि परजीवी है। आज क्या स्थिति बनी? जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल सटा, जो उनके साथ समझौता किया, उनकी हालत यही हुई है जो एकनाथ शिंदे जी की हुई है। आप जेजेपी का हालत देख लीजिए, जेजेपी का क्या हाल हुआ है। आप देख लीजिए कि रामविलास पासवान के भाई पारस पासवान का क्या स्थिति हुआ। जब तक उनके पास सांसद थे तब तक उन्हें मंत्री बनाए रखा गया, चिराग पासवान को अलग कर दिया गया। और जब वो लगा कि पशुपति कुमार पारस नहीं जीत पाएंगे, वो चुनाव हार जाएंगे, तो फिर चिराग पासवान को। तो हिमांशु जी आप ये कह रहे हैं कि जब तक शिवसेना शिंदे गुट के पास विधायक हैं तब तक साथ रहेंगे और बाद में उद्धव ठाकरे जी के पास वापस लौट जाएगी बीजेपी, ये कह रहे हैं आप? निश्चित रूप से। चलिए पूछ लेते हैं, गुलाब दुबे साहब हमारे साथ है, शिंदे गुट के नेता। गुलाब दुबे साहब, आज जिस तरह से आप लोगों ने रास्ता खाली कर दिया है फडणवीस जी के लिए, तो अब तय मान लें बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? पहले दिन से जिस दिन महायुति का यह जनता जनार्दन महाराष्ट्र को मैं नमन वंदन करना चाहूंगा, जो बम्पर वोट से जीता महायुति और महायुति के बीच में जो खुशी का लहर हुआ, इस लहर का सैलाब मात्र महाराष्ट्र ने बल्कि महाराष्ट्र के बाहर राष्ट्र में पहुंचा। और रही बात रास्ता साफ उसी दिन हो गया। हमें नहीं लगता है कि किंतु परंतु का दौर माना। इस बात को स्वीकार करता हूं कि एकनाथ शिंदे साहब के चेहरे के ऊपर जो महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हुआ, उसके पश्चात कार्यकर्ताओं के मन में एक भाव जरूर था कि जिस तरह से हरियाणा में वहां पे सैनी का पुनरावृत्ति हुआ, सैनी जी का पुनरावृत्ति हुआ, बिहार में नीतीश जी का पुनरावृत्ति हुआ, वहां संख्या बल को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। तो जरूर दिल में ऐसी भावना आई चीज के लिए कि पिछले 27-28 वर्षों से जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय प्रमोद महाजन जी के द्वारा स्थापित मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्वाह करने के लिए दृढ़ संकल्पित है शिवसेना। तो कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के मन के जहन के एक भाव निकला और जैसे ये भाव का प्रभाव में बदलने की कोशिश कार्यकर्ताओं ने किया, उसी दम उसी क्षण धन्यवाद देना चाहूंगा एकनाथ शिंदे साहब ने अपने धर्म का निर्वाह किया। उन्होंने ट्विटर पे एक संदेश भेजा अपने कार्यकर्ताओं का कि आप मेरे कार्यकर्ता, मेरे शुभचिंतक तभी हो सकते हो जब हमारे गठबंधन धर्म के ऊपर अगर कोई आंच आ गई तो फिर मेरे शुभेच्छु कैसे हो सकते हो। जग जाहिर है, इस बात को आप भी जानते हैं चीज के लिए कि एकनाथ शिंदे साहब ने कभी भी आड़े हाथ नहीं लिया कि मुख्यमंत्री मुझे बनना है, न शब्द उन्होंने कहा। आज जब आप लोगों के बीच कहने की बात आई, आप लोगों ने जब उनके सामने काउंटर किया, प्रश्न किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आपके तरफ से कुछ अड़चन, तो उन्होंने साफ कह दिया कि बिल्कुल अड़चन नहीं। ठीक उसी तरीके से जिस ढंग से विपक्ष ने अभी 1 महीने पूर्व चिल्ला करके राग अलाप रही थी, ये कह रही थी कि किस मुख्यमंत्री के चेहरे पे महाराष्ट्र के चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप लोग। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने आप जैसे लोकतंत्र के चौथे शक्ति के सामने, यानी पत्रकारों के सामने, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे बगल बैठे हुए आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, इनके चेहरे पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं महाराष्ट्र का। तो गुलाब दुबे साहब, तो जब शिंदे जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा और इतनी बम्पर जीत हासिल की,
तो फिर बीजेपी का सीएम क्यों बन रहा है और क्यों आप राजी हो गए? इसलिए बना है चीज के लिए हमेशा हम लोग कहते आए, आप लोग को डिबेट पे कहते आए कि जब भी आप लोग पूछते रहे कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, हमने आपके भी चैनल मैंने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री युति का कोई नेता बनेगा। आज अगर वो दिन आ गए तो अगर युति के नेता आज हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है तो मुख्यमंत्री हमारा बन रहा है, उसमें भेद क्या है? तो एक नाथ शिंदे जी क्या बनेंगे ये बता दीजिए। हमें लग रहा है चीज के लिए पहले मुख्यमंत्री की शपथ लेने दीजिए, फिर मुझे नहीं लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। अभी कुछ बता दूं कि ये क्या बनेंगे और फिर दादाजी क्या बनेंगे। मुझे लगता है डिप्टी बनने में कोई दिक्कत थोड़ी है। जब फडणवीस जी सीएम थे फिर डिप्टी सीएम बन गए, तो ये शिंदे जी भी जो है सीएम बनकर डिप्टी बन सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्यों देवेंद्र फडणवीस साहब सीएम थे, वो डीसीएम कैसे बन गए? वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए इसी फॉर्मूले पर शिंदे साहब भी बन सकते हैं सीएम और डिप्टी सीएम, क्या उसमें क्या दिक्कत है? बात फार्मूला की नहीं है, बात सिद्धांतों की है, बात गठबंधन धर्म की है, बात नैतिकता का है, बात नीति का है, बात सिद्धांतों का है। नीति नैतिकता सिद्धांतों के आधार पर महायुति गठबंधन दृढ़ संकल्पित है, तब भी थी, अब भी है, आगे रहेगी। हम लोगों ने शिंदे जी ने कहा मैं दिल्ली जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, दिल्ली में उनको अगर मंत्री बनाया जाए तो वो कहते हैं महाराष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं। ठीक है, हमारे वो नेता हैं, अगर वो हमारा शीर्ष नेतृत्व ऐसा कुछ कहा है तो सोच समझ के कहे होंगे, तो उनको बातों को काट करके हमें ऐसे कैसे कहें कि बने दिल्ली के लिए। अगर उनका इनकार है या इकरार के बीच के जो तत्व हैं उसके बारे में वो रहस्य वही बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने मान लिया ना फडणवीस साहब के लिए राजी हो गए ना आप? अरे हमारे नेता जब चीज को स्वीकार कर रहे हैं तो हमारे नेता के समर्थन में लाखों लाखों करोड़ों के तादाद में शिवसैनिक उनके पीछे खड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल। गणेश जी हमारे साथ हैं। गणेश जी, महाराष्ट्र के चुनाव जो है उसमें बहुत बुरी तरह आप लोग हारे हैं। शरद पवार जी ने कहा कि योगी जी का जादू चल गया वहां पर, वहां ध्रुवीकरण की जो राजनीति थी, बटेंगे कटेंगे, उसकी वजह से हमारे वोट जो है वो छितर बितर हो गए और नहीं मिले। लेकिन कांग्रेस नहीं मान रही है। कांग्रेस के नहीं हम तो हमें हराया गया है, हम जो है जीत रहे थे, ईवीएम की वजह से हारे हैं। तो इसमें क्या कहना आपका? देखिए, महाराष्ट्र के सामने जो प्रश्न थे उसके बारे में ना बीजेपी ने कहा, ना शिंदे गट ने कहा, ना कुछ ना। हम लोग जो कह रहे थे उसके ऊपर उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये धर्म की जो राजनीति हावी हो गई, इसलिए ये नतीजा यहाँ पे आया। आज किसानों के हाल देखिए, युवाओं को रोजगार के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। खाली लाडली बहना का 1,500 रुपया या देवदर्शन के लिए, ये ऐसे ही चीजें जो महाराष्ट्र को खाई में डालने वाले ऐसे विषय मुद्दे पे इन्होंने ये किया है। और कुछ ना कुछ तो भी गड़बड़ी है, जैसे हमारे कांग्रेस के नेता हिमांशु ने कहा कि ये कुछ ना कुछ तो भी गड़बड़ी है और ये गड़बड़ी का खामियाजा इनको भुगतना ही पड़ेगा। जैसे हमारे राहुल गांधी जी यहाँ पे अभी यात्रा निकल रहे, और मैं शिंदे गुट के जो हमारे दुबे जी है उनकी मुझे हंसी आ रही है कि उनने ये मान्य किया कि वो उनका मुख्यमंत्री नहीं बना, तो फिर शिवसेना क्यों फोड़ी? ये देवेंद्र फडणवीस को पूछो ना, देवेंद्र फडणवीस को पूछो ना, क्योंकि आज के माहौल में आपकी जरूरत ही नहीं है उनको, क्योंकि उनको 133 सीटें और अजित पवार के 41 है। वैसे देखा जाए तो उनकी मेजोरिटी हो रही है, तो आपकी क्या दिक्कत है? और आप क्यों देख रहे हैं कि हमने छोड़ा? अरे आपको धकेल के बाहर भेज दिया उन्होंने। अभी 5 साल खाली ऐसे ही देखो कि यहाँ पे क्या देने वाले वो करके। जितना महत्व अजित पवार को दिया जाएगा उतना महत्व शिंदे को नहीं दिया जाएगा। ये आपने जो किया है ना, उसके कर्म के फल आपको आगे आने वाले 5 साल में मिलने वाले। ये आपके ये मत बोलो कि हमने छोड़ा, ये किया वो किया। सारी दुनिया जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, ध्यान में रखो। हाँ, कुछ तो गड़बड़ी है, हमारे में कुछ है, हमारे ऊपर चल रहा है। हमारे नेता जो कह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो भी सच्चाई है और वो हम सामने लाएंगे। गणेश जी, तो जब आप कह रहे हैं कि अजीत पवार इतने पावर में आ गए हैं, इतनी सीटें जीती इन्होंने, आपसे भी ज्यादा सीटें जीती हैं, तो क्यों नहीं जो एक बार फिर दो चाचा भतीजे मुलाकात हो जाती, मेल मुलाकात हो जाती? क्या दिक्कत क्या है अब? हमारे नेता ने कहा है कि हमको नहीं चाहिए, हम 10 है तो काफी है, 10 है बस है। हम देखेंगे आने वाले विधानसभा में हम क्या कर रहे हैं, कैसा शोर मचा रहेंगे, हम करेंगे ना। हम आम आदमी से जुड़े हुआ है, हमारी पार्टी है, हम एक है, हम सेफ रहेंगे, हम बटेंगे भी नहीं और कटेंगे भी नहीं, लेकिन इनको जरूर मारेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह से शरद पवार जी अब जिसे उम्र के जिस मुकाम पर हैं, अब वहां पर जो है 5 साल बाद चुनाव होंगे, तो ये अच्छा नहीं होता था? एकता हो जाती पार्टी में, जो है सारे लोग मिल जाते एक साथ। देखिए, हमारे नेता की उम्र मत निकालिए।
हमारा नेता जवान है और हमेशा जवान ही रहेगा। ये देखिए देखिए, नहीं, खुद लेकिन उन्होंने जो कहा है, बीजेपी ने, खुद उन्होंने चुनाव के है दौरान ना, कहा था कि देखिए मेरी उम्र हो गई है और इसलिए मुझे इस बार आखिरी चुनाव मेरा हो सकता है। ये चुनाव उन्होंने कभी का छोड़ा है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों के साथ नहीं आऊंगा, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नए लोगों को मिलाऊंगा। अभी वो काम करेंगे और वही जोर शोर से काम करेंगे। ध्यान में रखिए, मैं एक बार फिर कर रहा हूं कि ये बीजेपी ने जो किया है ना, उसके कर्म की फल उनको ये आने वाले साल में मिलने वाली है। ठीक है हिमांशु कुमार जी, बीजेपी ने जो किया है ईवीएम को लेकर, उसको कांग्रेस बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है और बैलेट चुनाव कराने की मांग कर रही है। आज खड़गे जी ने कहा है कि देखिए हम बैलेट यात्रा निकालेंगे भारत जोड़ो यात्रा की तरह। तो इस तरह का जो है, जो नरेटिव है, ये ना सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, न चुनाव आयोग मान रहा है, न जनता गले उतर रहा है। तो सबके मुखालफत करते हुए आप लोग एकदम से कैसे मैदान में उतरने जा रहे हैं? देखिए हमारे पास पक्का सबूत है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ है। चाहे आप देख लीजिए कि हरियाणा चुनाव के समय में हो या फिर अभी महाराष्ट्र के चुनाव में, जहां भी उनकी राज्य में सरकारें होती है, ये मैनिपुलेट करता है। और किस तरह से विनोद तावड़े जी पैसे बांटते हुए पकड़े गए, ये सबके सामने। हालांकि उन्होंने लीगल नोटिस दिया है, लेकिन उनका भी करारा जवाब दिया गया कानूनी तरीके से। उसमें भी हमको लगता है कि वो हार जाएंगे, कानूनी पेच में भी वो हारेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। नवीन जी, ये आप समझ लीजिए कि जब हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं तो फिर अंग्रेजों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, जिसके राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। तो क्या ये जो अंग्रेजों के अनुयायी हैं, वो जो लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहा है इस देश में, क्या उनके जो नापाक इरादे हैं उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं? उनके नापाक मंसूबों को हम नाकामयाब नहीं कर सकते हैं? निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। हम कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेसी में इतना ताकत है कि वो जो लोकतंत्र को ये लोग खत्म करना चाह रहे हैं, उसको निश्चित रूप से इनके नापाक मंसूबों को हम नाकामयाब कर देंगे। दूसरी बात, देखिए एकनाथ शिंदे जी के बारे में जो बात चल रही है, एकनाथ शिंदे जी अपने मन से ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है। आप समझ लीजिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को इससे पहले तोड़ा गया था ऑपरेशन लोटस के नाम पर, फिर कर्नाटका देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, जहां भी ऑपरेशन लोटस के नाम पर जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी उसको अस्थिर करने का और तोड़ने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो उससे डरे हुए हैं शिंदे जी। वो समझ रहे हैं कि मात्र 13 सीट दूर है भारतीय जनता पार्टी बहुमत से और उनके दल को तोड़ लिया जाएगा किसी भी स्थिति में। और उसके बाद ईडी, सीबीआई और आईटी का जो दुरुपयोग केंद्र सरकार करती है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी उनके ऊपर होगा। इसीलिए डरे और सहमे हुए एकनाथ शिंदे जी भारी मन से फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गए। ये इनकी मजबूरी है। यदि एक बात देखिए ना, बिहार में सीटें तो कम थी नीतीश कुमार जी को, फिर कैसे मुख्यमंत्री मान लिया भारतीय जनता पार्टी? क्यों नहीं यहाँ मान रहा? इसका मतलब कुछ और है। मैं पहले भी बोला हूं नवीन जी कि ये अडानी जी जो आंखों के तारे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, उनके लिए ये सेफ जोन तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र में चूंकि उद्योग धंधों का कारोबार है, इसीलिए महाराष्ट्र को अडानी के हवाले करने के लिए इस तरह का कुछ प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग किसको चाह रहे थे? एकनाथ जी को चाह रहे थे कि फडणवीस जी को चाह रहे थे? देखिए ये उनका आंतरिक मामला। हम लोग तो चाह रहे थे कि यूपीए की सरकार हो, हम लोग तो चाह रहे थे कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार। आप लोग ने उद्धव जी को चेहरा बनाया नहीं, वो बहुत नाराज हैं, कह रहे अगर हमको चेहरा बनाते तो जीत जाते। देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है नवीन जी। मैं पहले भी कई डिबेट में कहा कि हमारे यहाँ खड़गे जी का चुनाव कोई हाथ पकड़ जिस तरह से जेपी नड्डा जी को अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी लाए और बैठा दिए, वैसे नहीं होता है। हमारे यहाँ खड़गे जी को बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स से कार्यकर्ताओं ने चुना है। हमारे यहाँ एक मात्र भारत का संगठन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई है, छात्र संगठन, जिसमें पदाधिकारी और अध्यक्ष का चुनाव बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स से होता है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि जो यहाँ तानाशाही रवैया। नाना पटोले जी तो कुछ और बोलते थे, वो बोलते थे हम सीएम बनेंगे, वो खुद चुनाव जो है उनका फंस गया। देखिए सारे कार्यकर्ताओं की एक इच्छा होती है, सभी दल के कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनके जो नेता हैं वो उच्च पद पर पदासीन हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम लोकतंत्र को इग्नोर करेंगे। आंतरिक जो लोकतंत्र है उसको हम कभी अस्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है। और जहां तक बात है नाना पटोले जी का, मैं नाना पटोले जी के नीचे काम करने का बहुत बड़ा अनुभव है मेरा। मैं बहुत सालों तक नाना पटोले जी के साथ काम किया हूं और नाना पटोले जी जो कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं, जो उनका जुड़ाव है, नाना पटोले जी का जो राजनीतिक काम है, वह हम बता सकते हैं
कि उन्होंने एक अच्छे राजनेता का, एक अच्छे कुशल राजनेता का गुण है उनमें, और बहुत अच्छी तरीके से वो काम करना जानते हैं। ठीक है। तपोष पाल जी, आपको आवाज आ रही है? तपोष जी हमारे साथ हैं क्या? ठीक है। गुलाब दुबे साहब ये कह रहे हैं कि एक नाथ जी बनते तो अच्छा होता, फडणवीस जी बन रहे हैं, अब वो अडानी जी को जो है पूरा सपोर्ट करेंगे, एक नाथ जी नहीं करते, ये तो तारीफ कर रहे हैं आपकी। पहले कर दे कि एक नाथ जी की सरकार जो है अडानी को जमीन दे रही है। जी जी जी, मैं अपने भाई मित्र हिमांशु जी भी सुन रहा था और अपने मित्र गणेश पाटिल को भी सुन रहा था मैं। हमारे आदरणीय गणेश पाटिल साहब तो हमारे शरद पवार साहब को जवान बना रहे हैं। सच है कि जवानी ठीक है, जवानी है वो। आप जी, क्यों बूढ़े बना रहे हो खुद को? बूढ़े पाटिल साहब, मैंने आपको सुना, अभी मुझे सुनो, आप हमारे मित्र हो। नहीं 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 नहीं, आप साहब की उम्र मत निकालो। साहब जवान है और जवानी रहेंगे। आप बोलिए। ये भावना है, उनकी भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये भावना नहीं है, वो उनकी मजा ये करे, हंसी कर रहे हैं। आप बोलते बस। आदरणीय शरद पवार साहेब फक्त महाराष्ट्राच्या बोले. कुल नायक आहे याबद्दल माझं मान्य आहे, याबद्दल माझ्या काय शंका नाही. आपण हिंदी बोलना जरूरी बस मराठी बोलला तर धन्यवाद। लेकिन गणेश पाटिल साहब, बातें गौरतलब होने बात को समझना होगा कि जो परिस्थितियां बदली, जो हालात बदला, अब तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए था कि अब आपके दिन वो नहीं रहे जो दिन ये कभी हुआ करते थे। आप 10 पे आ गए। आप जरा से उस दिन को तो देखिए। अगर मैं आपको उस दिन को याद कर रहा हूं तो आप इस दिन को देखो, आप कहां आंकड़ा चला गया। अब तो स्वीकार कर लेना चाहिए आदरणीय शरद पवार साहब को कि ठीक है, अब परिस्थितियां बदली हैं, कहीं कहीं मुझे संन्यास लेकर के अब आप जैसे योद्धाओं को पीछे दृढ़ शक्ति बल करके और आप लोग नेतृत्व करें और इस संख्या बल को आगे बढ़े। आज दिन हमारा है, हमारे दिन के लिए आपको राजनीतिक पटल पे नैतिकता बनती है कि अभिनंदन करना चाहिए ईमानदारी से। अरे हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो क्या आप लोग हिमांशु भाई कह रहे हैं, कांग्रेस के राग लाप रहे हैं, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, एबीएम की बात कर रहे हैं, बैटरी रिचार्ज की बात कर रहे हैं। सच पूछो तो बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है और वहीं पे झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं। झारखंड में आपके सत्ता आ गई तो ठीक है, वहां पे बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई, वहां पे एबीएम सही है, सब कुछ सही है। लोकसभा में 99 सीट पे हिमांशु जी आ गए, तब तो बहुत सब कुछ अच्छा था, तब तो लोकतंत्र की साख अच्छी थी। आपने बटोगे कटो की बात किया, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, आप महाराष्ट्र के मराठा हैं, आप बहुत जरूरी है, बटोगे तो कटोगे। परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं, इस परिस्थिति की घेरे में अगर हम लोग नहीं रहे तो आने वाला 50 साल के बीच हम लोगों का स्थिति बहुत ठीक नहीं होगा। भाई होने के नाते मेरा सुझाव है, आपको है। रही बात मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री हम बनेंगे, हमारा यूटी का कोई नेता बनेगा और स्वेच्छा से हम उनको उनका अभिनंदन स्वागत करने के लिए चौखट पे खड़े हैं। चाहे हमारे अजीत दादा बने कल, चाहे हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब बने, चाहे हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब बने। और रही बात, मैं हिमांशु जी अपने कांग्रेसी नेताजी को कहना चाहूंगा, आपको इस देश ने 1913 के बाद 1947 के बाद का दिया, आपने इतना बढ़िया मौका देश ने दिया आपको, लेकिन सब कुछ अगर कर लेते तो परिस्थितियां क्यों ऐसी आती। धिक्कार है ऐसी मानसिकता विचारधारा को, गड़ जाना चाहिए उस वक्त कि अगर आप चाहे होते तो इतना बढ़िया मौका मिला, इतना वर्षों तक ये अयोध्या का मसला नहीं होता, मथुरा का मसला नहीं होता, ये हमारे काशी का मसला नहीं होता। ऐसी स्थिति में ये हमारी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और शिंदे अपना ये अजीत दादा, ये हम लोगों ने ग्रुप लिया, राष्ट्र और महाराष्ट्र के बीच रह करके जो राजनीतिक पटल पे जो संभावनाएं बनती हैं, आदरणीय एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब देश के हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। जवाब ले लीजिए इसका पहले। बोले गणेश जी। देखिए दुबे जी, ये राजनीति है। हमारे नेता और हमने कहा कि आपके जो विजय मिला है उसके हम लोग ने आपका अभिनंदन किया है, लेकिन जिस तरह से आपने ये विजय प्राप्त की है उसका हम धिक्कार करते। अगर आप में अगर थोड़ी सी भी लोकशाही होती या जनता के ऊपर भरोसा होता या अपोजिशन पार्टी अगर ऊपर भरोसा होता ना, तो आप खुले दिल से और खुले आम से ये चुनाव लड़ते, ना कि ये धोखाधड़ी करते। हर कोई चाहता है, अपने जहन को अपने दिल में पूछो ना कि आपने क्या किया है, आपने क्या किया है वो तो बोलो ना। और आप जो बोल रहे हैं कि आपने बड़ापन दिखाया, तो फिर ये आधा 2 साल रुकने का था ना।
बीजेपी को क्यों शिवसेना फोड़ी, उसका जवाब पूछो ना। आज आपको मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं दे रहे? 2 साल पहले क्यों दिया? 2 साल पहले क्यों दिया? तभी भी उनके 105 थे। आज 133 होने के बावजूद भी आपको मुख्यमंत्री पद नहीं मिल रहा है। इसका हमें पूरा महाराष्ट्र जनता जवाब चाह रही है, क्योंकि इस साल में आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास 133 जगह है और अजित पवार के पास 41। उनकी अगर टैली हो जाएगी तो 175 हो जाते हैं। इसमें आप नहीं बैठते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी हालत दरवाजा खोलने वाले द्वारपाल की होने वाली है, ध्यान में रखिए। और हमारे नेता 84 साल के, वो बूढ़े नहीं हुए हैं, वो फिरेंगे और महाराष्ट्र में एक बार सत्ता लाएंगे, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, आपका जज्बा जो है उसको सम्मान किया जाना चाहिए। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब लिख रही है नई दास्तान। सिर्फ 6 महीनों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 45% की कमी आई है। इस बार एसएसएफ करके किन्नियां मौतां घट गईयां। जे 50% भी घटा लिया 3000 बंदे दी जान बच जूगी जी, 3000 बंदे दी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के एक कदम ने तस्वीर बदल कर रख दी। नतीजा, पंजाब को मिली एक ऐसी फोर्स जो पंजाब में सड़क सुरक्षा को लेकर समर्पित है। ऐसे ही बड़े रहते थे जी रोड पे, कोई पूछने वाला नहीं था जी कि एक्सीडेंट हो गया, जरूरत है किसी चीज की। पर अब एक कॉल करो, बंदे हाजिर। एसएसएफ सिर्फ दुर्घटनाग्रस्तों की मदद ही नहीं करती, बल्कि ये सुनिश्चित भी करती है कि किसी भी हाल में सड़क सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। हमारा मोटिव है 1 सेकंड गवाए बिना राहत पहुंचाना हर कीमत पर। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से लैस, मुश्किल से मुश्किल स्थिति का सामना करने में पूरी तरह सक्षम। अब तो अकेले ट्रैवल करने में भी डर नहीं लगता, क्योंकि पता है एसएसएफ इज जस्ट अ कॉल अवे। जय हिंद जी, पंजाब पुलिस कंट्रोल रूम 112। अपने फर्ज के लिए हमेशा तैयार, जिसका रिस्पांस टाइम है तेज, बहुत तेज। उस दिन अगर जरा सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। सिर्फ 6 महीनों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 45% की कमी आई है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब, हर सफर में साथ हमारा। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में एक बार फिर आपका स्वागत। आज बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां के नतीजों ने कांग्रेस को हिला दिया था, लेकिन कांग्रेस इन नतीजों को मानने को तैयार नहीं है। ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है और कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज ये तक ऐलान कर दिया कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वैसे बैलेट यात्रा निकालेंगे, पूरे देश के लोगों को जागरूक करेंगे
और ईवीएम से चुनाव बंद करवाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। चलते एक बार फिर उनके पास बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तपोष पाल जी है, नेता बीजेपी के, गुलाब दुबे साहब हैं, नेता शिवसेना शिंदे गुट के, और गणेश मुले पाटिल साहब है, एनसीपी शरद गुट के नेता, और हिमांशु कुमार जी हैं, कांग्रेस के नेता। तपोष पाल जी, जब आप नहीं थे तो काफी कुछ कहा गया, बीजेपी को ये कहा गया कि जो है इन्होंने ईवीएम का घोटाला करके जो है महाराष्ट्र का जो है मत लूट लिया है, ईमानदारी से चुनाव नहीं हुए हैं। कांग्रेस अब बैलेट यात्रा निकालेगी, पूरे देश के लोगों को जागरूक करेगी, और अब जो है ईवीएम से कोई चुनाव नहीं होने देगी। बताइए। सबसे पहले तो हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आई वॉज लेट, अपोलॉजी अबाउट दैट। देखिए, मैं मुद्दे पे आता हूँ। कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है महाराष्ट्र हारने के बाद, इसी तरीके के कमोबस हरियाणा हारने के बाद भी ये आरोप लगा रहे थे। और इस बार जो 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें तो इन्होंने ये दावा ठोक दिया था कि उन्हीं की सरकार बन रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी 400 की सीट आ जाएगी तो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। इस तरीके के कितने मिथ्या आरोप और कितने इधर उधर के चीजों को आरोपित किया गया भाजपा के ऊपर, लेकिन हम लोगों ने सहन किया। हम लोगों ने धैर्यपूर्वक उन चीजों को देखा और हम जनता के पास गए। हम अपनी चीजों को लेके जनता तक पहुंचे और जनता ने हमें विश्वास में लिया, जनता ने हमें वोट दिया। देखिए, आपको याद होगा हरियाणा में कई बार पहलवानों को लेके इन्होंने कितनी गंदी हरकतें की, उसका भी जवाब दिया। हरियाणा में बहुत ज्यादा रोष था, और ये हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा उठाते थे। हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा इनका सस्टेन ही नहीं कर सकता, क्योंकि अग्निवीर में सबसे ज्यादा भर्तियां यहाँ से और बिहार से हुई हैं। अभी बिहार का इलेक्शन आने वाला है, वहां भी जो है अग्निवीर में जितने लोग गए हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता नोट कर सकते हैं इसमें, वहां बेरोजगारी का अगर ये मुद्दा उठाते हैं तो अग्निवीर में जो इतने हजार लोगों ने वहां पे सिलेक्शंस हुए हैं, हरियाणा से भी हुए हैं। दूसरी चीजें मैं बता दूं, सेम महाराष्ट्र में ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, ये कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, अघाड़ी की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। देखिए, आप ही के डिबेट में मैं पहले आया था और मैंने इस चीजों को एक्सप्लेन किया था कि आपको जनता का सेंटीमेंट समझने की आवश्यकता है। लास्ट टाइम सहानुभूति के आधार पर आपको वोट मिले थे, फाइन, लेकिन दिस टाइम दिस थिंग इज डिफरेंट। क्योंकि देखिए, कभी कभी होता है कि सहानुभूति के आधार पे हम किसी को वोट दे देते हैं, बाद में आपको रियलाइज होता है कि हमने गलत किया है। तपोष पाल जी, वो मान ही नहीं रहे कि जो है ईमानदारी से चुनाव हो रहे हैं। तपोष पाल जी, आप सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, वो मानते ही नहीं है कि सेंटिमेंट आपके साथ है। वो कहते हैं कि आप बेईमानी करते हैं, और वहां जहां हार रहे होते हैं वहां अपना ईवीएम में कुछ ऐसा पता नहीं क्या करते हैं आप, जो है 99% चार्ज जाती है और वहां पे वोट डाल देते हैं आप, जो है ढेर सारा अपना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता और ऐसा हो भी नहीं सकता है। और इतनी ज्यादा इस समय पारदर्शिता है इन्वायरमेंट मीन टू से कॉमन पीपल इज वेरी मच अवेयर दिस टाइम, क्योंकि उनके पास, सब लोगों के पास, कोई एजुकेटेड हो ना हो, लेकिन उनके पास एक स्मार्टफोन ऐसा होता है जिसके साथ कैमरा जुड़ा हुआ है। कोई छोटा सा बालक भी उस चीजों को रिकॉर्ड कर सकता है, इजीली कर सकता है। मैं खुद एजेंट रहा हूं, उस समय बैलेट पेपर से इलेक्शंस होते थे। किस तरीके से बैलेट पेपर जिस समय इलेक्शंस होते थे, उस समय जो धांधलियां करते थे वो सब भी ना हो सके, उस समय भी इस तरीके के प्रावधान किए जाते। तो आज तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हर एक व्यक्ति जाता है और वहां वोट करता है, तो उसे मालूम है कि इस तरीके के जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, क्योंकि अगर कुछ होगा तो हम ही उसको रिकॉर्ड करके पब्लिक के सामने लेके आ जाएंगे। मैं दूसरी चीज बता दूं, जो महाराष्ट्र इलेक्शन हारने के पीछे क्या रीजन है। देखिए, जनता का कॉन्फिडेंस आप कैसे ले पाएंगे, आप ये बताइए ना। आपकी एनसीपी टूटी पड़ी हुई है, आपकी शिवसेना टूटी पड़ी हुई है। जो टूट गया है, जो अपनी पार्टी नहीं संभाल पाया है, उसके ऊपर वो देश और स्टेट कैसे संभालेगा, आप ये बताइए ना। साफ साफ दिख रहा है, एक व्यक्ति पुत्र मुंह में पड़ा हुआ है, एक व्यक्ति पुत्री मुंह में पड़ा हुआ है, और इतने मेधावी नेता। अब मैं हिमांशु जी से पूछता हूं, भाई शरद पवार आपको छोड़ के क्यों गए? क्योंकि उन्हें सोनिया गांधी नहीं पसंद थी। अजीत पवार छोड़ के क्यों गए? क्योंकि उनको सुप्रिया सुले पसंद नहीं थी। तो हमने नहीं तोड़ा है, ये खुद ब खुद आपसी कारणों से टूटा है। एक चीज और बता दूं, शिवसेना टूटने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। आइडियोलॉजी के साथ जब आप कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, एक व्यक्ति जो हिंदुत्व के लिए
ये आप जिनकी फोटो दिखा रहे हैं, अनंत दिघे इनके गुरु रहे हैं। अनंत दिघे से ये शिवसेना हिंदुत्व के राह पे चली और बाला साहब ठाकरे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ी। जो व्यक्ति जिंदगी भर अपने पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए लगा दिया हो, चुनाव नहीं लड़ा हो और कोई लालसा न रखी हो, आप उनको सीधा सीधा उनके डेथ के बाद उनको कॉम्प्रोमाइज कर जाए उनके चीजों के साथ, तो उनके जो शिष्य हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनके डाई हार्ट फॉलोअर हैं, उनको कैसे आप कॉन्फिडेंस में लेंगे? चलिए आप 10-12 नेता 100 नेताओं को आप अपने साथ जोड़ लिए, आप जनता को कैसे कॉन्फिडेंस में लेंगे भाई? आपकी आइडियोलॉजी को आप एक बात बताइए, शिवसेना के जो उद्धव गुट की मैं बात कर रहा हूं, ये बोल कंटिन्यूअसली इनके नेता हैं, ये बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद हमने तोड़ा। उधर एनसीपी के शरद पवार बोल रहे हैं कि नहीं, हम जो है मुस्लिम लीग के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हमारे लिए मुस्लिम और मानवता और सेकुलरिज्म वो सबसे आगे है। तो आप तो खुद ही दो विरोधाभास चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं, तो जनता तो कंफ्यूज होगी ना। ठीक है, तब जवाब देने को तैयार है, हिमांशु जी नोट कर लिया सारा। होती है तो ऑटोमेटिकली आप अपने वोट लूज करेंगे, और वो हुआ। ठीक है, हिमांशु जी जवाब देने से पहले मैं 2-3 सवाल आपको बता दूं कि जिस तरह से बैलेट का आप विरोध कर रहे हैं, सन 1999 में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, और उसके बाद जो 2000 के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2004 में ईवीएम से पहली बार, तो वो आप लोग जीते थे, तब ईवीएम सही थी। उसके बाद 2009 में आप जीते, तब ईवीएम सही थी। फिर 2009 में बीजेपी हारी, आडवाणी जी सामने आए, बोले ईवीएम में गड़बड़ है। इनका नेता जीवीएल नरसिंहा राव, मुझे याद है उस जमाने में जो है बड़े बड़े बयान दिया करते थे, बोले ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। उसके बाद फिर ईवीएम बंद नहीं हुई, फिर 2014 से बीजेपी जीतती आ रही है। फिर आप इस बार लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा मजबूत हुए, ईवीएम इंडिया गठबंधन, फिर आपने कहा देखिए हमने मोदी जी को हरा दिया, ये सब कर दिया। तो चुनाव हार भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं, दोनों ही पार्टियां जो है, जो हार रहा है वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, कहा नहीं इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। चुनाव आयोग लगातार कह रहा है, दुनिया भर के साइंटिस्ट कह रहे हैं। अब आप कैसे यात्रा निकाल के किसको समझाने जा रहे हैं? मतलब कौन, आम जनता क्या करेगी उसमें? जनता में से आधे लोग कहेंगे ठीक है बंद कर दो, आधे लोग कहेंगे नहीं चालू रखो, उसका क्या नतीजा निकलेगा? ये तो केवल अपने सर्वाइवल के लिए, ताकि हार आपके ऊपर ना आए, उसके लिए आप जो है एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि चलिए भाई इसी बहाने जनता के बीच चले जाओ। क्या कहिएगा? ऐसा है, ये चीज का उपयोग होता है और सदुपयोग होता है। मेरे पास स्मार्टफोन है, उसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और उसका दुरुपयोग भी करते हैं, आपको पता है। तो ईवीएम का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से किया है, यह पूरा देश जानता है। और रह गई बात कि हम जनता के बीच में जाके क्या करेंगे, जनता को जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, अंग्रेजों को कैसे भागा इस देश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? इसी तरह से हमने जागरूकता पैदा किया, गांव-गांव जाकर के हमने जागरूकता पैदा किया। तो आज जो अंग्रेजों के अनुयायी हैं, इस देश पर की सत्ता पर बैठे हुए हैं, जो फूट डालो और शासन करो की नीति जो अंग्रेजों ने लाया था, उस पर चल करके इस देश में सत्ता के शीर्ष पर काबिज है, और सत्ता के शीर्ष पर आकर के वो चाहती है कि लोकतंत्र को खत्म कर दें, इस देश के संविधान को खत्म कर दें। तो इसके लिए तो हमें जागरूकता पैदा करना ही होगा। हिमांशु कुमार जी, फिर वही सवाल है, आप ऐसे जवाब देते हैं, हरियाणा में आपने जागरूक नहीं किया था क्या? इतने समय से वहां हार गए आप महाराष्ट्र में जागरूक नहीं किया था आपने? जम्मू कश्मीर में आपको इतना चुनाव बड़ा लड़ा आपने, वहां पे 6 सीटें मिली आपको, तब जागरूक नहीं किया था आपने? झारखंड में जरूर आपके इंडिया गठबंधन जीता, लेकिन आपकी स्थिति वहां भी अपने पुरानी वाली है। तो जागरूक तो आप हर जगह कर रहे हैं ना, कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, मैं याद है, मैं तब पत्रकारिता में था, हमने खुद कवरेज किया है, कितने बूथ लूटे जाते थे लगातार, यहाँ बूथ लूटे जा रहे हैं, वहां बूथ लूटे जा रहे हैं। ये खबरें 90 के दशक से लगातार आ रही हैं, गुंडागर्दी, बाहुबल, वो सब खत्म हुआ है। अब जनता को समझाएंगे आप कि वो दोबारा वापस नहीं आएगा दौर? देखिए, मैं पहले भी कहा कि हर चीज का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है, और यदि ईवीएम में बोकस करना चाहेगा तो क्या बोकस नहीं होगा? लूटना चाहेगा तो नहीं लूट सकता है। उसके लिए सुरक्षा की तैयारी तो की जानी चाहिए कि जिससे जनता का मत नहीं लूटा जा सके। और हरियाणा चुनाव की बात जो आप कर रहे थे, हरियाणा चुनाव में चुनाव आयोग चुनाव के सामने क्या कहता है, कितना प्रतिशत वोट हुआ, और 2 दिन के बाद 4% वोट बढ़ा दिया जाता है। और जो हमारे मित्र बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि 0.8% वोट से ही हम चुनाव वहां हारे हैं, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और ये ईवीएम की हेराफेरी से ही ये भी संभव हो चुका है। हरियाणा की जनता आज भी हतप्रभ है। लोकसभा चुनाव की बात जो कर रहे थे कि हमें ये था कि हम सरकार बनाएंगे और सब सरकार नहीं बना पाए, तो इनको पता होना चाहिए, वित्त मंत्री सीतारमण जी
इन्हीं की वित्त मंत्री है, उनके पति का क्या बयान है? तो कि 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने हेरा फेरी करके अपनी सरकार बनाई है और चुनाव जीता है। ये हमारा बयान नहीं है, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है, ये उनके पति का बयान है। तीसरी बात, संविधान बदलने की बात हमारे मित्र कह रहे थे। अरे सुन लीजिए, जब आपकी बारी आएगी आप मौका दूंगा। अभी तपोस जी आऊंगा आपके पास। संविधान बदलने की बात जब ये कह रहे थे, संविधान बदलने के लिए कौन बोला था? 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। अनंत हेगड़े कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। अयोध्या से उनके पूर्व सांसद थे, उन्होंने नहीं कहा था क्या? ऑन रिकॉर्ड है ये, वो लोग कहते कि हमें 400 से ज्यादा सीटें चाहिए, इसलिए हमें संविधान बदलना है। और देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है नवीन जी, कि जिन देशों ने सबसे पहले ईवीएम का चुनाव में प्रयोग शुरू किया था, उसका उपयोग किया था, आज उन देशों ने, अमेरिका सहित जितने भी बड़े देश हैं, वो सारे देशों ने फिर से बैलेट पेपर पर चुनाव कराना शुरू कर दिया है। तो इन लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? बैलेट यदि इतने ही लोकप्रिय हैं, इतने ही जनता का आशीर्वाद इनको प्राप्त है, तो ईवीएम से मोह क्यों, उनसे मोह क्यों नहीं खत्म हो रहा है? उनसे क्या संबंध है इनका? हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं बैलेट पेपर से ये चुनाव कराना चाहते हैं? सुनिए, अजीत पवार के बारे में ये कह रहे थे कि अजीत पवार जी की मन में उनकी हुई, इसीलिए चले गए, भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए, उनकी विचारधारा नहीं। अजीत पवार जी मजबूरी में गए हैं, ईडी, सीबीआई और आईटी के डर से गए हैं। आप याद कर लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे कि अजीत पवार जेल जाएंगे चक्की पीसिंग। जब से अजीत पवार जी बीजेपी के साथ चले गए, कोई जांच हुआ क्या? उन पर कोई कार्रवाई हुई क्या? उस दिन के बाद यदि एक भी कार्रवाई हो, भारतीय जनता पार्टी का हमारे मित्र दिखा दे कि कोई कार्रवाई हुई। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। शिवसेना आज जो भी बात कर रही है, मजबूरी में बात कर रही है, क्योंकि वह समझ रही है कि ऑपरेशन लोटस के नाम पर उनके 2 फांक कर दिए जाएंगे और 13 सीट जो भारतीय जनता पार्टी का कम है, उससे ज्यादा सीट तोड़ करके वो ले आएगी और सरकार बना लेगी। उसके बाद ईडी, सीबीआई, आईटी का रेट बढ़ेगा और हम जेल के अंदर होंगे। इसीलिए एकनाथ शिंदे जी आज मजबूरी में आज फडणवीस जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है और ये डरे हुए हैं, सहमे हुए। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही प्रवृत्ति का पार्टी है और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी इस देश में लोकतंत्र को समूल नाश करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति जो लोकतंत्र को खत्म करने का है, इस देश की लोकतंत्र की जड़ इतनी मजबूत है कि वह चाह करके भी दृढ़ इच्छा शक्ति से भी इसकी जड़ों को कमजोर नहीं कर सकती। ठीक है गुलाब दुबे जी, अगर ये कह रहे हैं तो बैलेट पेपर वाली बात में दिक्कत क्या है? मान लीजिए थोड़ा गुंडागर्दी होगी, थोड़ा सा बैलेट लूटे जाएंगे, तो फिर वो कहेंगे देखिए बैलेट लूट लिए, फिर कहेंगे मोदी जी की पुलिस ने बैलेट लूट लिए, तो मान जाइए क्या दिक्कत क्या है? बिल्कुल दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसके पहले भी दिक्कत नहीं था। जैसे कि आपने उस आंकड़ा को आपने इनको दिखाया और दर्शाया कि 1999 में जब शुरुआत हुआ इस बैलेट पेपर के माध्यम से, जो उसका चलन उसका खत्म हुआ, उसके बाद ये 2004 जीते, 2009 जीते, तो वो बातें आप बता चुके हैं उनके चीज के, तब इनको नहीं बुरा लगा। अब आज जब एनडीए जीत रही थी, इसके बाद इनको कहीं कहीं इनके मन में प्रश्न खड़े होते जा रहे हैं। रही बात, हम इनके कांग्रेसियों के चाल चरित्र पाना चाहते हैं। ये गांधीवाद की बात करते हैं, उस नीति सिद्धांत की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। माननीय बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान के प्रति 1951 में इन्होंने क्या किया? उस कालखंड में वो कानून मंत्री हुआ करते थे। इनके इस नाट्यक्रम से उनको इस्तीफा देना पड़ा। 1975 में इन्होंने आपातकाल लेकर के संविधान को खत्म करने की साजिश सुसंगठन की। ये क्या बात करते हैं? ये न राम के रहे न रहीम के रहे। अगर बाई चांस अगर 2014 में एक सूर्य की किरण अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में नहीं आई होती तो आज देश बर्बाद हो जाता। नरसिम्हा राव के काल में इन्होंने क्या किया? आज हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी 99 में जिस वक्त हमारी कारगिल के युद्ध हुआ, उनको गोली खिलाया और इन्होंने बिरयानी खिलाया था। ये इनका संस्कार, ये मेरा संस्कार है। आज जिस ढंग से जिस तरीके से देश प्रगति के मार्ग पर निकल पड़ा है, इन कांग्रेसियों को गांधीवाद की बात करते हैं। सच तो ये है कि ये वो छिपकली है, जिस तरह किसी दीवार के ऊपर लगी हुई गांधी की फोटो के पीछे से निकलकर छिपकली शिकार करती है और पुनः कहती है मैं अहिंसा परमो धर्म को उपासक है। मेरे कहने का तात्पर्य आदरणीय हिमांशु जैसे या कांग्रेस को मानने वाले जैसे ऐसे कार्यकर्ता जो वर्तमान में कांग्रेस को चलाने का काम करते हैं, मैं उनकी बात करना चाहूंगा। मेरे कहने का इशारा यह है कि मैं गांधीवाद से उस नीति में खिलाफ नहीं हूं। श्रद्धेय श्रीमती गांधी
महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी या गांधी परिवार के प्रति देश आदर करता है और करता रहेगा। लेकिन अब वो गांधीवाद नीति खत्म हो चुकी है। ये वर्तमान जो कांग्रेसी आ चुके हैं, जिस ढंग का इनका परिभाष है, जिस ढंग से भाषा बात करते हैं, ये इनको लेकर के एक ही बात मुझे याद आती है कि हवा का हर एक झोंका आंधी नहीं होता, धातु का हर एक कण चांदी नहीं होता, सच और झूठ में बस इतना ही अंतर, गोली के हर शिकार का नेता गांधी नहीं होता। एक गांधीवाद नीति पे चलने वाले वर्तमान ये कांग्रेस से कहां रहे? अब इनको देश को क्या चिंता? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पैनल बैठे हुए हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हिमांशु जी से, 370 पे आपका समर्थन है कि नहीं? अगर समर्थन देंगे तो कल आपको प्रवक्ता पद से निकाल दिया जाएगा। हम छाती ठोक के कह रहे हैं कि 370-35 से, और हमें मात्र कश्मीर नहीं बल्कि वह कश्मीर चाहिए जो ऑक्युपाइड हमारा कश्मीर है, वो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये जिस ढंग से हमारे राम जन्मभूमि का हर्ष हुआ, जिस तरह से हमारे मथुरा को हुआ, जिस ढंग से हमारे काशी को हुआ, इन लोगों को धर्मी है। मात्र पार्टीवाद को लेकर के देश को बांटने के कगार पे खड़े हैं लोग। कौन लड़ाई लड़ेगा? इस कौन भगवा ध्वज का? हमारे गणेश पाटिल सब बैठे हुए भगवा अपने कंधे लेके बैठे हुए हैं। जरा याद करिए उस बात को लेकर के। आपने अभी बात कही उद्धव जी के और सिंधे जी के बारे में, हल्का सा इशारा किया गणेश पाटिल साहब। मैं आपसे पूछना भूल गए 10 जून 1999 जिस दिन यही आदरणीय शरद पवार साहब ने कांग्रेसियों को छाती पे लात मार करके अपनी दिशा तय कर लिए थे। याद करो 1978 वसंत दादा पाटिल को, यही शब्द जो मैं कहना चाह रहा हूं चीज के लिए, आदरणीय शरद पवार पाटिल साहब 1982 में मुख्यमंत्री बन बैठे थे। तो कम से कम आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, ये परिस्थिति नहीं पैदा हुई चीज के लिए आप बता रहे हैं मेरी मजबूरी है। मजबूरी नहीं, हमारी युति मजबूती से खड़ी है। महाराष्ट्र मैं आ रहा मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, हमारा फेविकोल का जोड़ है। ठीक है गुलाब जी, इनसे जवाब दे लेते हैं। आपसे बोले गणेश जी, बोले, जवाब दे दीजिए इनको। दुबे जी और हमारे बीजेपी के नेता, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यह महाराष्ट्र की राजनीति थी, महाराष्ट्र का चुनाव था। 6 महीने पहले हमने लोकसभा चुनाव में ये सब मुद्दे हमें उसमें बातें की, या आपने जो मुद्दे महाराष्ट्र में लाए ना, वो महाराष्ट्र के मुद्दे जो महत्व के मुद्दे थे ना, उसको नजरअंदाज कर दिया। एक फिर बार आपने ना महाराष्ट्र की जनता को गुमराह किया, ध्यान में रखिए। और ये जो आप बोल रहे हैं ना कि 370 का क्या, उसका क्या, सुनिए, आपने गुमराह किया है, आपने गुमराह किया है, ध्यान में रखिए। आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, वहां के हालात क्या है देखिए। हर दिन दंगे हो रहे, हर दिन दंगे हो रहे। वही दंगे आप महाराष्ट्र में करना चाहते हैं? ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, शाहू महाराज का महाराष्ट्र है। यहाँ पे गोलवरकर और गोडसे की नीति नहीं चलेगी। और आपने जो बुलेट की बात की, आपको बुलेट चलाना है, आपको गोडसे तैयार करना है इसको महाराष्ट्र में, और आपके खिलाफ जो बोलेंगे उसका गांधी बनाना आपको। ध्यान में रखिए, जो धांधली आपने मचाई है ना, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र है। 27 साल यहाँ पे औरंगजेब आया था, ये 27 साल यहाँ पे उसको इधर ही हम लोग ने गाड़ दिया। गणेश पाटिल साहब, ये सब बातें आपने जनता से कही, लेकिन आपको वोट नहीं मिला। कहाँ गए सालाना 2 कोटी आप रोजगार निर्माण करने वाले थे, कहाँ गए? यहाँ पे आने वाली इंडस्ट्री कहाँ गई? गुजरात गई। किसने महाराष्ट्र के पीछे, किसने महाराष्ट्र के इस पे खंजीर खुपसा? आपने खुपसा। अगर आपके ऊपर भरोसा खुद होता तो शिवसेना की पार्टी नहीं तोड़ती। और मध्य प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अजित पवार ने 70,000 का घोटाला किया, दूसरे दिन अजित पवार गए, क्यों गए? पूछो ना। अरे आज आपकी ऐसी हालत हो गई है ना कि आपको ना दरवाजा खोलने के लिए रखने वाली है बीजेपी। आपकी अहमियत नहीं है दुबे जी, ध्यान में रखिए। उनको आपकी जरूरत नहीं है। अगर थी ना तो एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना देते थे। उनको मालूम है आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप इतने मत उछालिए। देखिए आने वाला वक्त बताएगा। और एकनाथ शिंदे जी को सुनिए मेरी बात पूरी होने दिए। एकनाथ शिंदे जी को पश्चाताप करना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे जी को, ये मेरी बात है, यार गौर से दूंगी और अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, जवाब दे दीजिए गुलाब जी, जवाब दे दीजिए जल्दी से।
मैं गणेश पाटिल साहब आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिस महापुरुषों का नाम लिया बात कर रहे हैं। आप तो नाम ही मत लो, महापुरुषों का आप नाम ही मत लो। उसका कितना अपमान महाराष्ट्र में किया है, महाराष्ट्र में कितना अपमान किया, पूरा जे किया। अरे 8 महीने में वो पुतला गिर जाता है। उसके बारे में आपको कोई नहीं है। शिंदे गुट आप नाम ही मत लो। इसके लिए इस देश को मत लो। किसी ने कहा है तो क्रांतिकारी मंगल पांडे उत्तर प्रदेश होते थे, और यह उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है जो इस देश को अरे आपको गोट से तैयार करना है महाराष्ट्र में। अरे आपको कोई विरोध करेगा उसका आप गांधी बनाने वाले, ध्यान में रखो, ये आपकी बात कर रही है। समतल धरती किसी नाम है वो उत्तर प्रदेश है। बात उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ गणेश पाटिल साहब, मैं बात राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। हम उस राष्ट्र की बात, ये चुनाव महाराष्ट्र के चुनाव थे, ये महाराष्ट्र के चुनाव थे। हम भी राष्ट्र की बात करते हैं। जब राष्ट्र की चुनाव होंगे तभी राष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव तो महाराष्ट्र की बात करो। यहाँ पे 370 की क्या लाने की जरूरत थी? यहाँ पे क्यों बटेंगे तो कटेंगे की लाने की जरूरत थी? महाराष्ट्र के किसानों के बारे में बात करो, महाराष्ट्र के रोजगारों के बारे में बात करो। कश्मीर देश की अस्मिता है। मैं आपसे पूछ रहा था, आपने महाराष्ट्र में आके छत्रपति शिवाजी का अपमान किया है, और कितना क्या किया? 1,500 रुपए देके आपने ये किया, वोट खरीदे। आपके ऊपर तो शर्म आनी चाहिए। आप उससे सहमत हैं? 35 से रद्द किया जाए, सहमत है? माननीय बाला साहब था कि एक दिन के अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए गणेश पाटिल साहब, तो आदरणीय बाला साहब जी कहे थे कि मैं सबसे पहले अगर एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा तो 370 और 35 से हटाऊंगा, और उस दिन अयोध्या मंदिर से मैं रामलला को उनके जगह बिठाऊंगा। ये उनके स्वप्न थे। अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एकनाथ शिंदे साहब को लेकर के संघर्ष संगठन संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से अगर एक आयाम दिया तो राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। आप जैसे मराठाओं को गर्व से आप लोगों को सर ऊंचा होना चाहिए। माननीय बाला साहब, हमारा सर ऊंचा ही है, हमारा सर ऊंचा ही है, हमारा सर ऊंचा ही है। तो वो शीर्ष नेता थे, वो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को समझाते हैं। हमारा सर ऊंचा ही है, लेकिन आपका सर अभी आने वाले 5 साल में नीचा होने वाला है। ठीक है, बाकी लोग को जवाब दे। हिमांशु जी बोलिए, समय कम बचा है। पे चल कर ठीक है, दुबे साहब की बात आ गई है। दुबे जी आपकी बात आ गई। आप विचारों पे चलते ही नहीं है। पाटिल साहब की बात आ गई है, बोलिए हिमांशु जी जल्दी से। बाबा साहब अम्बेडकर की बात हमारे मित्र भी कर रहे थे। इनको पता होना चाहिए जिस समय में वो संविधान लिख रहे थे उस समय में उनके ऊपर किस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी करना पड़ेगा भी पत्र में छपा था, वो सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से मनुष्य संहिता उसमें लाने की बात। अभी की बात करिए, अभी समय कम बचा है। हिमांशु जी अभी की बात करिए। अभी देख लीजिए जो स्थिति है, जिस तरह की स्थिति है, महाराष्ट्र के चुनाव का जो परिणाम आया है वह महाराष्ट्र की जनता का जनादेश कभी हो नहीं सकता है। और मन से लेकिन गणेश पाटिल साहब तो कह रहे हैं कि भाई वहाँ योगी जी का वो चला है, नारा चला है वहां पर, आप कैसे मान रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है? देखिए इनके कहने से तो कुछ होता नहीं है। नहीं आपके साथी गणेश जी, मैंने नहीं कहा इन्होंने यहाँ पे क्यों लाया, इसका मैं विरोध करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सेना और एनसीपी, वो अजीत पवार गुट, उन दोनों ने इस नारा का खंडन किया था। कहा था कि महाराष्ट्र में इस तरह की बातें नहीं चलेगी, हम इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। ये भी जानकारी होना चाहिए लोगों को। और धारा 370 की बात हमारे मित्र भी कर रहे थे। इनको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्य जो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम है, उसके अलावा 5 राज्य और है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जहाँ पर धारा 371 लगा हुआ है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जो लोग अभी बोल रहे हैं वो जवाब दे सकते हैं? ठीक है, समय कम बचा, तपोज जी जवाब दीजिए। राष्ट्र के मानचित्र पटल पे दुबे जी, तपोज जी बोल रहे हैं, दुबे जी, तपोज जी बोल रहे हैं। देखिए एक नाथ शिंदे जी पे बात कर रहे थे। एक नाथ शिंदे जी की मैं बात बता दूं, असम में जिस समय इनके पास कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल बचा हुआ है, बहुत जल्दी इनके हाथ से साफ होने वाला है। ठीक है दुबे जी आपकी बात आ गई है। तपोज जी जल्दी से 30 सेकंड में। एक नाथ शिंदे जी की बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि उनको ठगा गया है, जो भी है। असम गण परिषद से सर्बानंद होने वाला है, और कांग्रेस से ही हेमंत विश्व शर्मा जी आए। दोनों लोग मुख्यमंत्री बने। आज के एक लोग केंद्र में है, एक लोग स्टेट संभाल रहे हैं। अंग्रेजों को भगाया आपने, और इससे जागरूकता तो आपके लिए लानी पड़ेगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड आपने बनाया बिना संविधान के चर्चा किए हुए और सबको कॉन्फिडेंस में लिए हुए। वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
गणेश जी से मैं एक चीज कहूंगा कि आप कह रहे थे शिवाजी की बात करने के लिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में शिवाजी महाराज को एक गुंडे की तरह दिखाया गया, उसके लिए कभी नेहरू ने माफी मांगी, आप उन्हीं के साथ जाके बैठे हुए हैं। संजय राउत कहने लगे कि लुंगी उड़ जाएगी, इसका क्या नाम है योगी जी का। तो मैं आपको बता दूं कि पेट के लिए ठीक है, देश के लिए मोदी और गुंडों समय के खत्म हो लिए चुका है। तो और महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण है। राजनीति जिस तरह से जिस मोड़ पर देश की राजनीति को ले आई है, वहां से बहुत सारे सुलगते सवाल हैं जिसको कांग्रेस पूरे देश में फैलाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।